सिर्फ चुनावी राज्यों में नहीं हो रहा है, 2 चरण में हो रहा है। जहां चुनाव 2025 और 26 में है वहां पर अभी हो रहा है, 26 में है वहां पर अभी हो रहा है, और 27 में जिन राज्यों में चुनाव नहीं है 27 में वहां पर होगा। एसआईआर एक रूटीन प्रक्रिया है जो 1955 से लेकर अब तक 11 बार हुई। लेकिन घुसपैठिए कितने निकले? बिहार में ही हमने देखा 65 लाख लोग निकाल कर साइड कर दिए। इसमें घुसपैठिए कितने हैं, ये कब पता चलेगा, ये कब सार्वजनिक होगा? मगर क्यों जानना है आपको? जानना है कितने घुसपैठिए थे? नहीं, ये जानने का जरूरत इसलिए नहीं है कि जिन लोगों ने स्वीकार कर दिया हम हमारे देश के नागरिक नहीं है, वो लोग आए ही नहीं। पहली बार 65 लाख लोग के नाम निकाल दिए गए, इसके खिलाफ अपील का प्रोविजन था, तो वो लोग वापिस ही नहीं आए कहने के लिए कि हाँ हम तो देश के नागरिक हैं और नाम कटा है। तो ये 65 लाख लोग एग्जिस्ट करते हैं, इनका सब आगे क्या होगा? कुछ लोग मृत्यु जिनका हुआ है वो भी कटे हैं, कुछ यहाँ से बाहर गए हैं उनका भी कटे हैं, कुछ एक ही मतदाता का देश में 2 जगह नाम थे वो भी कटे हैं, और कुछ विदेशी नागरिक थे जिन्होंने क्लेम छोड़ दिया। आपने उनको चिन्हित कर लिया? हम चिन्हित ना करें, चुनाव आयोग ने चिन्हित किया है। पर चुनाव आयोग का तो काम ही नहीं है कि कोई फॉरेनर है या घुसपैठिया है वो चिन्हित करने का, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया। ऐसा नहीं है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया है। चुनाव आयोग का काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का है। मतदाता सूची में वही लोग आए जो इस देश के नागरिक हैं और 18 साल से ज्यादा आयु वाले हैं, वही लोग आए। ये चुनाव आयोग का काम है और संविधान के आर्टिकल से जिम्मेदारी उन पर आती है। लेकिन जो भारत के नागरिक नहीं है जो इस लिस्ट में है, उनका आगे क्या होगा ये तो गृह मंत्रालय बताएगा। नहीं, गृह मंत्रालय करेगा तब आपको बताएगा भी। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? अभी इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं। ये इंटरव्यू को पॉपुलर करने के लिए नहीं कह सकता मैं देश का गृह मंत्री हूं, और जो प्रक्रिया होगी अफसरों के साथ चर्चा होकर, बाकी सब लोगों की चर्चा होकर सुनिश्चित रूप से हम करेंगे। मैं आपसे पूछना ये भी चाहती हूँ कि आप बार बार रैलियों में लालू एंड कंपनी कहते हैं, तेजस्वी की कोई बात नहीं करते डायरेक्टली, कोई खास फॉर्मूला है इस बात का? नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है। देखिए, लालू जी बिहार में एक विशिष्ट प्रकार की पॉलिटिक्स को विचारधारा के रूप में एस्टैब्लिश किए हैं, और तेजस्वी जी इसी के संवाहक है। इसलिए मैं जब लालू एंड कंपनी कहता हूं तब तेजस्वी आ ही जाते हैं। पर लालू तो चुनाव नहीं लड़ रहे। आप बिहारी नहीं हो ना, बिहार के मतदाता अच्छे से समझते हैं मेरी बात को। मैं बिल्कुल बिहारी हूँ, बिहार में पली बड़ी है, मगर जन्मी नहीं है। बंगाल में जन्मी हूँ आप कहेंगे, मैं बंगाल भी नहीं समझ रही। लेकिन आपने कहा तेजस्वी जीतेंगे तो 3 नए मंत्रालय बनाएंगे, 3 नए मंत्री बनेंगे, अपहरण, रंगदारी और हत्या। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं तो हाल ही में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं बिहार में जहां ये सवाल आपकी एनडीए सरकार से भी पूछा जा सकता है। देखिए, अभी जो इंसिडेंट हुए हैं उस पर ये सवाल एनडीए सरकार को जरूर पूछना चाहिए कि जिन लोगों पर इंसिडेंट के आरोप हैं वो अगर मुख्यमंत्री के साले हो तो, या मुख्यमंत्री के घर पर आश्रय ले ले, प्रशय ले ले और पूरी कानूनी प्रक्रिया आंख मूंद कर बैठ जाए। वहाँ यहाँ अरेस्ट भी हुई है, अरेस्ट कर जेल में डाल दिए गए हैं। घटनाएं तो पूरे देश में होती है, मगर शासन का काम है कि घटना में जो आरोपी है उसको आश्रय नहीं देना, इसको छिपाना नहीं, कठोरता के साथ कदम उठाना, जो एनडीए सरकार कर रही है। आनंद सिंह को टिकट देना, इतना क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद, क्या ये एग्जाम्पल सेट करता है सुशासन का? देखिए, इनको टिकट देने का जदयू का निर्णय उनकी पार्टी का निर्णय है, परंतु आनंद सिंह का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मगर वो लालू जी की तरह सजा याफ्ता व्यक्ति नहीं है। लालू जी को तो सजा हो चुका है, हेल्थ ग्राउंड पर वो बाहर आए हैं, और राहुल जी इनके साथ रैली कर रहे हैं दोनों हाथ उठाकर। यही लालू जी है
जिनको मनमोहन सिंह बचाना चाहते थे, तो वो ऑर्डिनेंस को जो कैबिनेट ने पारित किया था, राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के ही प्रधानमंत्री के बाहर निकाले हुए ऑर्डिनेंस को सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया था। आज चुनाव जीतने के लिए वही राहुल जी, वही लालू जी को, उस वक्त तो लालू पर आरोप था, अब तो उनको सजा हो गई है, फिर भी गांधी मैदान में हाथ मिलाकर खड़े हैं। यानी कि आइडियोलॉजी मायने नहीं रखती आज की आइडियोलॉजी है ही नहीं, मायने क्या रखना है। आइडियोलॉजी होती तो ऐसा कभी नहीं होता। राहुल जी, खास 58 दिन तो यहाँ बिहार में नहीं नजर आए, लेकिन उसके बाद जब आए तो प्रधानमंत्री पे वो हमेशा वार करते हैं। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं कि प्रधानमंत्री वोट के लिए यहाँ भरतनाट्यम कर सकते हैं, नाच सकते हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है प्रधानमंत्री बिहार में ऐसे घूम रहे हैं जैसे उनके बेटे का विवाह हो यहाँ पर। ये इस तरह का जो स्तर है बातचीत का चुनाव के दौरान, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए नाविका जी, इस देश में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, तब देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो प्रचार नहीं कर सकते थे। जनता में जाकर अपनी पार्टी की बात, अपनी बात, अपने प्रत्याशी की बात नहीं कह सकते थे। तो उसको कांग्रेस के कुछ समर्थक पत्रकारों ने एक फैशन बना दिया कि प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री क्यों प्रचार न करे, प्रचार कर तो चुनकर आए हैं भाई। प्रधानमंत्री जी की पार्टी की आइडियोलॉजी प्रधानमंत्री से अच्छे तरीके से कौन रख सकता है? जिस सरकार का नेतृत्व तो प्रधानमंत्री करे, उस सरकार के कामों को अच्छे तरीके से और फ्यूचर रोड मैप को अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री से ज्यादा कौन रख सकता है? और चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव होता है, लोक संपर्क करना हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है। अब कांग्रेस को उसमें तकलीफ है, इसलिए कांग्रेस इस तरह की स्तर बगर की बात करती है। मगर मैं राहुल जी और खड़गे जी को, दोनों को, मुझसे मांगा नहीं है, फिर भी एक मैं सलाह देना चाहता हूं कि जितने चुनाव में मोदी जी के लिए अभद्र भाषाओं का प्रयोग, अभद्र वाक्यों का प्रयोग उनकी माताजी से लेकर मणिशंकर अय्यर ने किया है, हर बार देश की जनता ने भाषा के गंदे दलदल के उपयोग में कमल को बहुत अच्छे तरीके से खिलाया है, और इस बार भी यही होगा। अमित शाह जी, मैंने बिहार में देखा है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, ये तमाम काम हुए हैं, लेकिन आज भी दो मुद्दे हैं जो बिहार की जनता के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। एक तो पलायन का मुद्दा, बिहार छोड़ के लोगों को नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है, और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर इंडस्ट्री कभी लगी एक ही मुद्दा है, बेरोजगारी है, इसके कारण पलायन होता है। हमने विगत 11 सालों में, क्योंकि पहले तो कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, नीतीश जी को मदद नहीं करती थी, हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है नाविका जी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगभग 7 करोड़ मानव दिन का रोजगारी का निर्माण किया है। मेरी बात धैर्य से सुनेगा। हमने बरौनी का खाद का कारखाना चालू कर दिया है, हमने बेगूसराय में पीएम मित्र पार्क की शुरुआत कर दी, यहाँ बहुत बड़ा पेट्रोलियम का रिफाइनरी बन रहा है, 2 बड़े बिजली के कारखाने 40,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से लगे हैं। और हमारा घोषणा पत्र आप उठाकर देख लीजिए, हमने ढेर सारा कुटीर उद्योग, एमएसएमई और बड़ी इंडस्ट्री के लिए एक मजबूत रोड मैप डाला है। इंडस्ट्री तभी आ सकती है जब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जब यहाँ पर कानून और व्यवस्था का काम अच्छे से हुआ हो। बिजली ही नहीं है तो इंडस्ट्री कहाँ से आएगी? ये 20 साल में नीतीश जी ने कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है, और 11 साल में डबल इंजन की सरकार का उपयोग कर कर मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करा है। और इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो प्रोग्राम भारत सरकार ने लिया, इसमें देश से ज्यादा, सबसे ज्यादा इथेनॉल आज बिहार में बन रहा है।
तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हमारी हो चुकी है। आने वाले दिनों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर कर, बिजली का उपयोग कर कर और अच्छी कानून और व्यवस्था की बदौलत वो द्रुत गति से आगे बढ़ी। सवाल ये भी है कि यहाँ पर पलायन का जो मुद्दा है वो मुद्दा हर विपक्षी दल ऐसे उठाता है जैसे पहली बार हुआ है यहाँ पर पलायन। सवाल इस बात का है कि आप पर भी ये सवाल उठते हैं कि आपने कहा कि यहाँ इतनी जमीन नहीं है जो उद्योगों के लिए दी जा सके। बिल्कुल अनकोट किया है, मुझे ठीक से कोट नहीं किया गया है। मैंने ऐसा कहा था कि बिहार के युवा का आईक्यू बहुत अच्छा है और अगर यहाँ पर आईटी, सॉफ्टवेयर, डेटा स्टोरेज का काम अगर यहाँ आता है, यहाँ पानी भी है और ज़्यादा आईक्यू वाला पढ़ा लिखा युवा भी है, दोनों मिलाकर एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अब तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, इसको करना चाहिए। और मैं आज भी कहता हूँ आईटी, डेटा स्टोरेज और सॉफ्टवेयर, यहाँ पर विपुल मात्रा में पानी है जो डेटा स्टोरेज के बिजनेस के लिए चाहिए। और यहाँ पर एक बहुत अच्छे आईक्यू लेवल वाले युवा भी है। शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी 20 साल में और 11 साल में विशेषकर बन चुका है। अगर यहाँ के कोर्स को ये इंडस्ट्री के साथ जोड़कर इसको मॉडिफाई किया जाए, नंबर्स को कोर्स के, तो यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसका दोहन नहीं हुआ है, जिसका दोहन करना चाहिए।